स्वागत है साथियों। मैं हूं अरुण खोटे और आज हम अपनी दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री की सीरीज में आपके सामने लेकर के आए हैं रीता जी को। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली रीता जी कुशीनगर में वहाँ के दलित समूहों के बीच में काम करती हैं। एक अपना खुद की संस्था के माध्यम से वो दलित महिलाओं, दलित युवाओं, दलित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दों पर निरंतर काम करते हुए उनको विभिन्न तरह के उनके अधिकारों से संबंधित विषयों पर ट्रेनिंग देती हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार पूरक जगहों पे जाने के लिए उनको उत्साहित करती हैं, उन्हें सहयोग देती हैं। रीता जी भी उन तमाम दलित नेताओं की तरह हैं, उन दलित कार्यकर्ताओं की तरह हैं जिनकी खुद की यात्रा बहुत आसान नहीं थी। और आज आइए हम बात करते हैं रीता जी से। रीता जी नमस्ते, जय भीम। और आप हमें ये बताइए, आप किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकल के आज आप एक बहुत मजबूत दलित महिला नेतृत्व की जगह में खड़ी हैं। तो ये जो पूरी यात्रा रही, इसके बारे में हमें बताइए। जय भीम सर। जैसा कि आपने बताया, बहुत सारा आपने मेरा परिचय भी बता दिया है। मैं एक दलित परिवार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव से आती हूँ और मेरा जन्म से ही जो संघर्ष था वो शुरू हो गया था। एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां पर लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं था, उनको पढ़ाई के लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं जब अपने दोनों भाइयों को स्कूल ले जाया करती थी, मेरे फादर बोलते थे कि तुम स्कूल लेके जाओ इन लोग को स्कूल, और स्कूल से फिर घर लेके आना। तो मैं ये प्रक्रिया लगभग कई महीनों चला। फिर एक सर ने बोला कि बेटा तुम भी क्लास में बैठो और तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। तो हमने बोला कि सर नहीं, मुझे मेरे पिताजी ने बोला है कि इनको ले आना और ले एक जाना चीज ये तुम्हारा बताइए, काम है। वो क्या कारण था? ये सिर्फ एक ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करने के कारण ऐसा था, या कि घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि पिताजी तीन बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपको रोक दिया पढ़ने से और आपके भाइयों को पढ़ने के लिए भेजा? नहीं, देखिए वो ब्राह्मणिकल सोच तो थी ही। दूसरी सोच ये भी थी कि लड़कियों का पढ़ने का चलन नहीं था। मतलब मेरे गांव में कोई भी लड़की, वो चाहे किसी भी जाति की हो, ओबीसी और दलित ही जातियां थी, दो जातियां हमारे गांव में थी, लेकिन दोनों जातियां अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी। शायद ये वजह रहा हो। दूसरा फाइनेंशियल कारण तो था ही, क्योंकि जो फाइनेंशियली रूप से मेरे पिताजी बहुत कमजोर थे और वो मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, तो उनको पढ़ाने का तो बिल्कुल शौक ही नहीं था। गांव के किसी कहने पे इन दोनों भाइयों को मेरे प्राइमरी स्कूल में भेजना शुरू किया। बाद में ये हुआ कि उनको कहीं और किसी नर्सरी स्कूल में डाला जाए जहाँ पे थोड़ी इंग्लिश पढ़ाई जा रही हो। तो उन्होंने एक स्कूल में लेके गए और वहां जब उनका एडमिशन हो गया मेरे दोनों भाइयों का, तो उन्होंने कहा कि लेके जाओ अब घर, और मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। तो वहां एक सर थे, उन्होंने कहा कि उनके मेरे फादर का नाम लेते हुए कि क्या इसको, ये किसकी लड़की, इसको नहीं पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। तो उनका एक रूल था स्कूल का कि वो दो तीन बच्चों पे एक को फ्री पढ़ाते थे। उन्होंने कहा रोज बच्ची आएगी और जाएगी, इतना टाइम इसका वेस्ट होगा, इससे अच्छा इसको आप पढ़ाइए, इसका फीस मैं दूंगा, मेरा स्कूल देगा। तब हमारी पढ़ाई शुरू हुई और शुरू से ही मैं पढ़ने में ठीक थी और मैं पढ़ना चाहती थी, मन बहुत था पढ़ने का। पिताजी ने कहा ठीक है, बहुत मतलब एक तरह से कहिए कि बहुत दुख के साथ उन्होंने कहा ठीक है पढ़ो, सर ने तो तुम्हारा एडमिशन करा दिया, लेकिन जिस दिन फेल हुई ना उस दिन तुमको घर बैठा दे। तो ये बात मुझे बहुत चुभी और हमने उसी दिन से तय किया कि मुझे फेल नहीं होना है। मैं इस मुकाम पे पहुंचना चाहती हूँ कि जहां मतलब मेरे गांव की कोई लड़कियां या कोई लड़का नहीं पहुंच पाया हो। ये सोच बना के हमने पढ़ाई शुरू की और क्लास 1 से ही मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं क्लास में प्रथम आऊं। लेकिन वहां भी एक जो ब्राह्मणिकल सोच थी कि हम एक दलित लड़की और मैं कैसे फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचू, तो मुझे हमेशा थर्ड फोर्थ पे ही रहना पड़ा। 5वीं तक ये होता रहा। 6वीं में मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गई, गर्ल्स कॉलेज में। वहां पे मैंने वही वही रवैया था मेरा पढ़ने का, लेकिन वहां भी वही चीजें थी। कक्षा 8 में पहुंचते पहुंचते मुझे एक दलित महिला टीचर मिली। उन्होंने मुझे बताया कि
मतलब वो मुझे पढ़ाते समय ऑब्जर्व करती थी कि तुम इसके लिए डिजर्व करती हो, इस पोजीशन के लिए, लेकिन क्या कारण है कि तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। तो मेरा थोड़ा और मन हुआ कि क्यों मैडम ऐसा ऑब्जर्व कर रही है मुझे, तो मुझे और आगे जाना चाहिए। मैंने कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की, और क्लास 8th में जाते जाते मैं फर्स्ट पोजीशन पे पहुंची। कॉपी जांच करा दी गई, बच्चों को पहले कॉपियां जांच कराई जाती थी और मैं फर्स्ट आ रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे सेकंड पोजीशन पे एक नंबर से काट करके मुझे सेकंड पोजीशन में पहुंचाया गया। फिर उस मैडम ने मुझे बोला कि ऐसा है कि तुम कल अपने पेरेंट्स को लेके आओ और वहां पे प्रिंसिपल से मिलो। प्रिंसिपल हमारी गुप्ता थी, वो इस चीज को समझती थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या वजह रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने कहा मैम ऐसा ही हुआ है, आप मेरी कॉपी उठाइए और कहाँ काटा गया ये देखिए। तो इंग्लिश में एक सब्जेक्ट एक नंबर काटा गया था और इंग्लिश की मैडम ने ही अपनी बेटी को फर्स्ट पोजीशन पे लाया था। तो ये रहा, मतलब ये बचपन से मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि हम दलित कास्ट से हैं। फिर बड़े हुए, पिताजी ने हमारा मैं 12th में पहुंची और 12th में मेरा पोजीशन स्कूल में बहुत अच्छा आया, फर्स्ट पोजीशन पे रही, स्कूल को टॉप किया। फिर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए क्योंकि उनको पैसे का उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने मेरा बीएससी में एडमिशन करा दिया गोरखपुर। अब उस गांव से निकल के गोरखपुर जिले तक आना मेरे लिए बहुत मुसीबत था और मैं बहुत मुश्किलों में फर्स्ट ईयर किसी तरह पढ़ाई किया, लेकिन फर्स्ट ईयर मैं निकाल नहीं पाई क्योंकि ना बुक दिया उन्होंने, ना कॉपी किताब दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं आना जाना और कभी लाइब्रेरी से किताब मिल जाती थी तो मैं उसको लेके पढ़ती थी। और थोड़ा लैंग्वेज का भी बैरियर रहा, मैं इंग्लिश नहीं उतना ज्यादा पढ़ पाई और यहाँ बीएससी की पढ़ाई इंग्लिश में होती थी। तो वो मेरा ड्रॉप होने का एक वो था। तब तक मैं टाइपिंग सीख चुकी थी और कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया था उसी एक दौरान। बात बताइए, आपकी ये जो शिक्षा का तो पूरा जो प्रक्रिया है, निश्चित तौर पे जी एक महिला होना, एक लड़की होना, और उसके बाद दलित परिवार से होना, और दलित परिवार की जो सामान्य जिजीविषा है कि वो कुल मिलाकर के भूमिहीन परिवार होता है, और अधिकतर परिवारों में माता-पिता मज़दूरी करके बच्चों को पालते हैं। आप अपनी शायद परिवार की पहली पीढ़ी हैं जो पढ़ लिख करके इस मुकाम तक पहुँची, और इसके लिए निश्चित तौर पे आपको साधुवाद जाता है। आपको ये एक बड़ी सफलता रही। ये बताइए, पूरी पढ़ाई करने के बाद ये सामाजिक आंदोलन में आने की आपको कहाँ से सूझी? कि आप अपने समाज के लोगों के लिए काम करेंगी, महिलाओं के लिए काम करेंगी, जाति के मुद्दे पर सीधे आमने-सामने दूसरी जातियों के साथ आमना-सामना करेंगी। क्योंकि गाँव में रहने वाली पृष्ठभूमि तो ये है कि जिन लोगों से आपका लड़ाई है, उन्हीं के ऊपर आपकी निर्भरता भी रहती है। तब कैसे आपने ये निर्णय लिया? और देखिए वही बताया मैंने पहले भी कि हमारे गांव में ओबीसी और दलित जातियां ही थी। तो जब हमारे घर में पंडित जी आते थे पूजा पाठ के लिए, तो जब उनकी पीढ़ियों में बड़े बुजुर्ग आते थे तो मेरे फादर बोलते थे उनका पैर छुओ। चलो ठीक है, वो बड़े बुजुर्ग के पैर छूना अच्छा लगता था। जब लड़के आए वो भी मुझसे छोटे, तो पिताजी ने बोला पैर छुओ। हमने कहा नहीं छूऊंगी मैं, क्यों मैं पूरी पैर छूऊं। मैंने वो काम बिल्कुल मना किया करने से। जब हम एक संस्था में मतलब हम चूंकि जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी वो झेलते हुए मैंने टाइपिंग सीखा और कंप्यूटर सीखा। 1996 में पहले तो एक क्लिनिक में काम किया 1 साल तक। फिर 1996 में मैंने उस संस्था को ज्वाइन किया। उस संस्था में काम करते हुए मैंने देखा कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वो तो दलित ही ना। उस चीज को मैंने महसूस किया वहां पे, और बहुत सारे मतलब मुझे महसूस किया या एक समय महसूस ऐसा कराया आया, गया? हाँ महसूस कराया गया। और मुझे मतलब उस ऑफिस से फिर एक जगह शिफ्ट किया गया जहां पर उनका फील्ड ऑफिस था। उस जगह पे मैं गई, वहां पर भी काम मैंने 3 साल किया, वहां पर भी मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। फिर वहां से मैं मतलब ये एक मुझे एक सामाजिक जगह और, संस्था थी? हाँ सामाजिक संस्था है। और आप तो मैंने जब ये सारा कुछ किया तो मुझे लगा कि तब तक उसी बीच दलित फाउंडेशन नाम की संस्था संज्ञान में आई। और 2004 की बात है जब हमको इतने सारे चीजों को एहसास कराया गया, तो मैंने 2004 में ही अपनी संस्था का नींव डाला था। और उसी दौरान फिर 2-3 साल तक लगातार एज ए वॉलंटियर काम करती रही क्योंकि फंडिंग की भी क्राइसिस थी। तो दलित फाउंडेशन 2007 में मुझे
मतलब मैंने संज्ञान में लिया और उसको एप्लीकेशन डाला, मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हुआ और उसके बाद मैं 2007 से कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम करना शुरू किया। मेरा आपको कर्मस्थली वहां से क्या फेलोशिप मिली थी? फेलोशिप मिलना शुरू हुआ, मैं उसी से अपना काम शुरू कर लिया और संस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया। मतलब बेहतरी से काम करने लगा और बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे मतलब जोड़ा। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। बहुत सारे, चूंकि सारे मतलब लोग मोस्टली सामाजिक लोग क्षेत्र में भी आपको इस तरह की में परिस्थितियों भी, का हाँ, सामना करना पड़ा? भेदभाव का सामना जो करना पड़ा। उसके अलावा मैंने जो गांव में उस संस्था में रहते हुए मैंने गांव में जब देखा कि चूंकि संस्था एग्रीकल्चर बेस्ड है, संस्था के बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, जो जातिगत भेदभाव है, स्वास्थ्य के इश्यूज है, एजुकेशन के इश्यूज है, ये सारे सारे से बच्चे वंचित हो रहे हैं, लोग वंचित हो रहे हैं। तो मेरे मन में ये एक सवाल आया, क्यों ना हम इसको हम क्यों ना करें, इस विषय पे हम क्यों ना सोचें। फिर वहीं से मैंने संस्था की शुरुआत करके और बहुत सारे इश्यूज को लेकर के काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में हमने 2011 में हम दलित एक्शन ग्रुप से हमारी मुलाकात हुई। वहां से मैं उस नेटवर्क में एज ए प्रेसिडेंट फिर चुनी गई साल भर के बाद। और फिर मुझे लगा कि मतलब मुझे किस ओर जाना है, बाबा साहब के विचारों को समझना, जानना। उस दौरान से मेरा बहुत ज्यादा शुरुआती दौर, फिर एनसीडीएचआर से जुड़े, फिर एशिया दलित राइट फोरम से जुड़े, इस तरह के एडमोन से जुड़ा। तो बहुत सारे जो जब नेटवर्क जो दलित इश्यूज पे काम कर रही थी उनसे जुड़ करके जब मेरा उनसे आमना सामना हुआ तो बहुत सारी ट्रेनिंग लिया हमने। ह्यूमन राइट डिफेंडर के रूप में मैंने ट्रेनिंग लिया और बहुत सारे इश्यूज को लेकर के मैं एडवोकेसी करना शुरू किया, जिले से लेके राज्य स्तर और नेशनल स्तर पे अच्छा, लोगों के सहयोग से। एक बात बताइए, ये काम करते हुए दलित महिलाओं के मुद्दे पे आपकी खास हासियत क्या रही? मतलब आपने अचीव क्या किया? कोई ऐसी बड़ी सफलता का के बारे में बताइए जिसपे आपको एक देखिए हम सुकून, लोग, जी, आपको एक आत्म हमें सुकून मिलता हो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए दलित महिलाओं का जो इश्यूज़ है, वो मुझे लगता है और महिलाओं से काफ़ी अलग है। जो अगर कहीं दलित महिलाओं की बात करो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिला तो वैसे ही वल्नरेबल है, वो सभी महिलाएँ एक जैसी हैं, लेकिन सभी महिलाएँ एक जैसी नहीं है। एक तो दलित होना, दूसरी महिला होना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। काम करने के दौरान हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर ही हिंसा हो रही है। लड़कियाँ अगर स्कूल जा रही हैं तो उनके साथ यौनिक हिंसा हो रही है, उनके साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे तरह के क्राइम हो रहे हैं जिसको इग्नोर किया जा रहा है। और एक समय ऐसा था जब 2012 में हम काम कर रहे थे कुशीनगर में, वहां मुसहर कम्युनिटी के बीच में। मुसहर कम्युनिटी का एक रामपुर बरहन दुधई ब्लॉक का एक गांव है जहां पर 2012 में जब सपा के लोग चुन के आए तो वहां पे यादवों ने उनका पूरा गांव उजाड़ दिया। सारे घर उनके उजाड़ के नदियों में फेंक दिए, उस खेत को जुताई कर दिया और उसमें मक्का बो दिया। जिस दिन हम वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए पहुंचे, वहां पर मतलब छोटे छोटे मक्के के पौधे उगने शुरू हो गए थे उस गांव के ऊपर। फिर हम मतलब उसके लिए पहले हम स्ट्रेटेजी एक बनाया मैंने कि वहां के प्रशासन से मैं मिली, डीएम से मिली, पुलिस अधीक्षक से मिला, सब लोग कार्रवाई कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डीएम ने बोला कि मैम आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी मेरे साथ, मेरी पूरी टीम गई हुई थी, उसमें एनसीडीएचआर के लोगों को भी मैंने बुलाया था। उस टीम के साथ फैक्ट फाइंडिंग किया, उनका पूरा जायजा लिया, रिपोर्ट्स डीएम सर को सौंपा हमने। डीएम ने उन सारे जितने घायल थे, बहुत महिलाओं को मारा गया था, उनको हॉस्पिटलाइज किया, उनका पूरी 1 महीने का राशन खाना सब उन्होंने प्रोवाइड कराया, दवा प्रोवाइड कराया। और फिर जब थोड़े दिन में ही, मतलब जब ये प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान उस जमीन पे स्टे हो गया। और वो जानते थे कि क्योंकि उसके पहले भी उन्होंने जमीनों पे बहुत सारा काम करने की कोशिश किया और हर जमीन पे स्टे हो गया, तो उन्होंने फौरन क्या किया, उस गांव में बचत की जमीनों को देखा और उससे ज्यादा कहीं जमीन उन लोगों को उन्होंने दे दिया पहले ही, कि वो जानते थे कि 100 साल लग जाएंगे, ये स्टे हटेगा नहीं। इसी तरह एक गांव और था, लक्ष्मीपुर था, वहां पर भी मैंने कितने पहल लोगों किया को और उस गांव इस की ये जो जमीन बटी, ये वो कितने लोगों 45 लोगों को बटी, 45 लोगों का वो गांव था, उन लोगों को बटी। 35 लोगों का रामपुर लक्ष्मीपुर गांव एक था, वहां पर जमीनें उनके नाम ही नहीं थी।
तुरंत उस डीएम ने 3 दिन के अंदर, वो जानते थे कि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो इस जमीन पे स्टे हो सकता है। 3 दिन के अंदर उन्होंने एसडीएम को बोला कि इस जमीन को अगर उनके नाम करने लायक हो तो नाम करो, वरना जमीन ढूंढो इनको बसाने के लिए। तो मतलब वो जमीन उनके नाम करने लायक थी, जिस जमीन पे 100 में मतलब 100 सालों से लोग घर नहीं बनवा पा रहे थे। हमेशा सरकार उनको देती थी घर का पैसा, लेकिन वो घर नहीं बन पाता था। तो बस एक बार विजिट करने के बाद हमें लगा कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है, फिर उन मुसहरों की जमीनें उनके नाम करा दी। अभी मैं कल की विजिट पे गई थी और वहां पर सारे लोगों को घर, बिजली, खड़ंजे, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। एक वहां विकसित पे एक गांव में सामुदायिक तब्दील हो केंद्र चुका बन गया, आंगनवाड़ी सेंटर बन गया, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ये मुझे सुकून देता है कि लोगों को जब सुख मिलता है तो मुझे भी सुख मिलता है। है। एक चीज बताइए कि अ, दलित परिवारों के बच्चों के लिए आपका क्या कामकाज है? उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके। मैं जैसा देखिए, हाँ, दलित परिवारों में जहाँ-जहाँ दलित परिवार रहता है, एक तो इतना ज़्यादा भेदभाव होता है कि जो आंगनवाड़ी होती हैं, जो आशाएँ होती हैं, उन तक अपना जो सर्विसेज़ है पहुँचाने में बहुत उनको हेजिटेशन होता है, क्योंकि वो अपर कास्ट से होती हैं। तो इस तरह से हमको करना क्या होता है, हम उन दलित परिवारों के बीच जाते हैं, उनका सर्वे करते हैं, एक डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर देखते हैं उनमें कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में जाने लायक हैं। फिर आंगनवाड़ी सेंटरों से मैं संपर्क करती हूँ, स्कूलों से संपर्क करती हूँ, उनका एडमिशन कराती हूँ, उनका स्कूल में कोशिश करती हूँ ठहराव हो, और फिर उसके कितने जो ड्रॉप आउट मुसहर बच्चों को कम्युनिटी। अब तक आप स्कूलों में एडमिट करा चुकी हैं? देखिए, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तो ड्रॉप आउट बच्चों में 2300 बच्चे जो लड़के हैं उनका एनरोलमेंट कराया और स्कूलों में ठहराव करा रही हूँ। अभी भी वो स्कूल, चूंकि कोरोना के टाइम में अभी स्कूल बंद है, इसलिए इसका आंकड़ा इधर 2019 20 से तो नहीं सही दे पाऊंगी, लेकिन 3 महीने बीच में जब खुले थे तो 2600 कुछ बच्चे और बच्चियों का हमने फिर से ये इनरोल कराया। बताइए कि अब तो बड़ी 2021 अजीब में। स्थिति है, जिस तरह से कोरोना ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं पूरे शिक्षा के क्षेत्र में। और जी। ऑनलाइन का बहुत प्रोपोगंडा हो रहा है, ऑनलाइन से पढ़ाने का प्रोपोगंडा हो रहा है। लेकिन हम्म। वास्तविकता ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, खासतौर पे हम्म। दलित आदिवासियों के जो बच्चे हैं, उनके घर में ना हम्म। तो उनके पास डिवाइस है, ना नेट कनेक्टिविटी है, और ना ही इंटरनेट का डाटा लेने के लिए उनके पास पैसा है। ऐसी स्थिति में ये जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ये क्या सस्टेन कर पाएंगे? ये क्या अपनी स्कूल को कंटिन्यू कर पाने की स्थिति में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बच्चे बहुत मुश्किल से, दलित बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल से जुड़ते थे, उनमें अब वो, मुझे लगता है वो सहनशीलता अब नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में है। जिन स्थानों पे संस्थाएं वाकई में काम कर रही हैं अच्छे से, जैसे मैं अगर खुद को कहूँ तो मैं अपना रेमेडियल सेंटर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ मैंने शुरू कर दिया है। तो उस रेमेडियल सेंटर में उन बच्चों को अभी तालीम दी जा रही है ताकि वो बच्चे स्कूल जाने के लायक रह पाए और जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो अभी भी वो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पे अच्छा, ऐसी संस्थाएं नहीं है जो ये लेकिन काम कर इसका रही हैं। परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, परमानेंट क्योंकि इलाज यही है कि, क्योंकि ये जी आप बच्चे बोलो। तो मुख्य धारा से धीरे धीरे अलग हो जा रहे हैं फिर से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका तो इलाज क्या इसमें है? क्या और है ना, हाँ, बताइए। सरकार को इसके लिए लगना पड़ेगा और एजुकेशन के लिए एक मुहिम चला करके इनको फिर से इनरोलमेंट कराना होगा स्कूलों में। जो बच्चा जिस क्लास के लायक होगा उस क्लास में भेजने की जरूरत है, क्योंकि अपर अपर क्लास में जैसे 9th से 12th तक की पढ़ाई तो किसी ना किसी तरह हर बच्चा कर ले रहा है, वो चाहे कोचिंग जा करके और चाहे जिस भी तरीके से। लेकिन जो 1 से 8th तक के बच्चे हैं वो उनमें बिल्कुल बिल्कुल भी स्कूल जाने का अभी प्रवृत्ति नहीं हो पाया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्पेशल कैंपेन चला करके इन बच्चों को एनरोलमेंट कराए और उन पे पूरी पूरी ध्यान दे, जितना दिन स्कूल चले उसके हिसाब से। अच्छा, एक चीज बताइए कि दलित युवाओं में, खास तौर पे दलित लड़कियों में, कि क्या हम्म। स्थिति है आपके क्षेत्र में, और उस पे आपने क्या किया है? दलित यूथ और लड़कियों का के साथ मेरा बहुत काम है और मैं इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनिंग के बाद इनको जिस तरह के जॉब की जरूरत होती है, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो जॉब के साथ वो पढ़ें, ये मेरा प्रयास रहता है।
और इनको ट्रेंड करके हम लोग कोशिश करते हैं कि रोजगार से जोड़ो। जब क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स होते हैं वो गर्ल्स को खास करके इसलिए नहीं पढ़ाते, कहते मेरे पास पैसे नहीं, वो गर्ल्स को असेट नहीं समझते हैं, वो लाइबिलिटी समझते हैं। इसलिए गर्ल्स के लिए हमारा बहुत फोकस है और बहुत सारी एजेंसियों के साथ भी मेरा कनेक्शन कितने है। मैं चाहती कितनी हूँ कि गर्ल्स कितनी को इनरोल लड़कियों को कराया अब जाए। तक आपके माध्यम से ट्रेन करके जॉब मिल गया? देखिए अभी तक हमने 1200 गर्ल्स को स्किल के माध्यम से, जो हमारा क्या कहेंगे सिलाई सेंटर जो मुफ्त में चलाते हैं 10 गांव में, उनमें से 1200 लड़कियों को हमने ट्रेंड किया है, जिनमें से 540 लड़कियां हैं जो जॉब खुद मतलब अपने पैसे कमा रही हैं, वो चाहे सेंटर खोल के या अपने गांव में सिलाई करके। और 3850 बच्चियां जो है स्कूल में इनरोल्ड हैं और वो बीए एमए तक की पढ़ाई कर रही। तो ये तो बहुत बड़ी सफलता आप बता रहे हैं। 2300 जी, बच्चों को आपने स्कूल में, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में कंटिन्यू किया। वो लड़के, वो लड़के 2300 जो है वो लड़के हैं, 3850 लड़कियां हैं, 1200 लड़कियां हैं जो स्किल पे ट्रेनिंग ले रही हैं। तो 5000 के आसपास लड़के लड़कियों को उनकी पढ़ाई से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, उनको पैसा कमाने के लिए या जॉब के लिए तैयार करना और उस पे उनको चला जाना, ये सफलता को आप किस तरह से रेखांकित करेंगी? कैसे आप इसको मापेंगी? देखिए ये सफलता पूरी तरह मेरी नहीं है, ये सफलता मेरे टीम की है। उस समुदाय को जाता है ये सफलता जिनके प्रयास से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनको पूरी तरह अपना बना के काम करती हूँ, उनको अपने साथ जोड़ के काम करती हूँ, उनके सुख दुख हर चीज में मैं शामिल होती हूँ, इसलिए ये सफलता उन्हीं को जाता है। और वो बच्चे जब एक मुकाम पे पहुंचेंगे तो शायद मेरी सफलता वहां पे दिखेगी, बड़ी बहुत बड़ी सफलता दिखेगी। और अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे मुकाम पे पहुंचे, एक चीज एक बड़े बताइए। मुकाम पे। जब आपने काम शुरू किया था उस समय की और आज की समय की परिस्थितियों में गांव में जो जातिगत भेदभाव रहता था, और दूसरा जिस तरह की तमाम दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ होता था, उसमें क्या बदलाव आप देख रही हैं आज के समय में? देखिए कुछ क्षेत्रों में तो जो भेदभाव की स्थितियां हैं वो काफी हद तक बहुत ज्यादा है। जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ उस एरिया में मैंने प्रयास किया है कि जो संगठन हम बनाते हैं, हमने 240 महिलाओं का संगठन बनाया है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया है, महिलाओं को उनकी लाइवलीहुड से जोड़ा है, महिलाओं को इस तरह के एडवोकेसी से जोड़ा है कि जैसे एक फॉरेस्ट एग्जांपल के तौर पे, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गांव था जहां पे फॉरेस्ट बताता था कि मेरा है ये जमीन, गांव वाले बताते थे मेरा है जमीन। इसमें हमने उन महिलाओं को इस तरह से ट्रेन किया कि वो महिलाएं खुद से जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिली, वहां पर उन्होंने अपना आवेदन दिया, क्योंकि वो मामला 20 सालों से चला आ रहा था, बड़े एडवोकेट लोग बहुत पैसा खा रहे थे पर कहीं सुनवाई नहीं होती थी। जब ये महिलाएं ट्रेंड हुई और ये गई और डीएम से मिली, डीएम ने आवेदन लिया और डीएम ने उस गांव को गोद लिया, बोला कि मैं इस गांव में काम करूंगा और ये जमीनें आपको दिला के रहूंगा। अभी ये रिसेंटली का बात है, 2017 की बात है। 2017 में जो डीएम थे उन्होंने क्या किया, उस गांव को गोद लिया और फाइनली उस गांव की जमीनें उनके नाम दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसके बगल में जो जमीनें बचत की थी वो गांव की जमीनें दे दिया। फिर इस गांव में उन्होंने अपने पैसे मतलब गवर्नमेंट के पैसे से मकान बनवाई, नालियां, कड़ंजे, ये सारा कुछ बनवाया। इवन कृषि से जुड़े बहुत सारे तकनीकी वहां पर स्थापित किए, नाडेप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, ये सारा कुछ उस गांव में किया। बैरिया गांव है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट दुधई ब्लॉक का। तो ये काफी अच्छा लगता है कि महिलाएं जिस तरह से मतलब जो होता है ना कि ये गांव की महिलाएं, दलित महिलाएं अपनी आवाज को नहीं उठा सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा सोच जो बना हुआ, तो उससे काफी हटके हमने काम किया। और ये महिलाएं समझिए कि अभी भी इतना इतना आगे हैं कि उनको एक चीज दो तो उसका 10 गुना बढ़ा के वो काम कर रही हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगता है इन महिलाओं के साथ भी काम करने में। अच्छा, और एक चीज बताइए, मतलब काफी अचीवमेंट हुआ है। इतने समय के अपने सामाजिक कामकाज में आप अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस करती हैं? या लगता है कि आपने जो कुछ तय किया था अभी उसे अचीव करना बाकी है? कि एक जो आपने अपना आ, सपना देखा कि एक हम्म, समाज को इस जगह कम से कम अपनी
जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर हम्म। मैं समाज को ऐसा देखना चाहती हूँ कि कम से कम ये तरह इस तरह की जो चीजें हैं वो वहां ना हो या नई तरह की चीजें हो, उसमें आप क्या चेंज पाती हैं? देखिए, जैसा मैं सोच रही थी बहुत पहले कि ये अभी इनको 100 साल लगेगा बदलने में, जिस समाज के साथ मैं काम करती हूँ, दलित समाज को। लेकिन मैं लगातार देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ बदल गया है। अभी मैं बहुत मतलब जो सपना हमने देखा था, उसको पूरी तरह तो नहीं बदल पाए हैं, लेकिन उसका जो 40% चीज़ें बदली हैं, वो मतलब काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कभी थोड़ा वक़्त और चाहिए, जिसके लिए मैं अभी काम करूँगी और बदलाव लाना सुनिश्चित करूँगी। कोरोना ने पिछले 1.5 साल के अंदर सामाजिक क्षेत्र में पर्टिकुलर उन संस्थाओं को जिनको तमाम तरह से संसाधन या तमाम तरह की सहयोग मिल जाता था, वो सहयोग लगभग लगभग हर तरफ से बंद हो चुके हैं। ऐसी जी। हालात में तमाम सारे संगठन, तमाम सारी संस्थाएं लगभग बंद हो चुकी हैं। ऐसे समय में आप कैसे अपने काम को लगातार चलाने में अपने आप को तैयार कर पा रही हैं? सच बात है कि अक्टूबर में जब एफसीआरए रूल आया और उसके बाद से ही सारी संस्थाओं ने अपनी फंडिंग को रोक दी। एक संस्था ऐसी थी जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, जिसका फंड मेरा कंटिन्यू आता रहा और वो मंथली बेसिस पे, क्योंकि उनका फंड बहुत डिले होता था, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने मंथली बेसिस पे फंड रिलीज किया। वो जानते थे कि संस्था को दिक्कत हो सकती है, उनके जो वॉरियर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद काम रुक सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने बहुत सारी संस्थाओं से जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो इंडियन ग्रांट दे सकती हैं, इनको मैंने अप्रोच किया और इनसे मैंने कोशिश की कि बहुत सारे जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं, हमने कहा फंड नहीं चाहिए मुझे आप सिर्फ काइंड्स में दे सकते हैं। हमें आप पैसे मत दीजिए, हमें काइंड में दीजिए, जैसे मास्क हो गए, सैनिटरी पैड हो गए, अनाज हो गए, फूड मटेरियल हो, आप जो देना चाहें दे दें। ऐसे में मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और मैं तो संतुष्ट हूँ, कोरोना अभी भी। काल के दौरान भी जो कोरोना से चुनौतियां पैदा हुई थी, उनमें भी जी। आपने जिन समाजों के लिए, जिस समुदाय के लिए आप काम कर रही थी, उनके कुछ तो उनको उसका फायदा दे सकी। किसी स्तर पे आप जी, उनके साथ एक वॉरियर की तरह खड़ी रही, ऐसा जी, मानती जी, हैं? बिल्कुल। जी, अच्छा, जी। एक एक चीज बताइए कि आखिर ये लगभग मैं मेरे पास अभी तक जितनी भी दलित एक्टिविस्ट आए, मैं लगभग सबसे पूछता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी जानकारी रही है उसके हिसाब से 1989 में इंदिरा गांधी ने जो स्पेशल कंपोनेंट फंड का एक योजना बनाया था, जिसके अनुसार दलितों को और आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में बजट से पैसा सरकार आवंटित करेगी और उसका पूरा इस्तेमाल दलितों या आदिवासियों के पूरे विकास में खर्च किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर में उत्तर प्रदेश में लगभग 21.5% दलितों की आबादी है, और उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें से 21.5% पैसा निकाल देना चाहिए, और वो पैसा जो है दलितों के विकास में खर्च होना था। और उसमें तो यहाँ तक है कि दलित अगर चाहे तो वो अपनी जरूरत के अनुसार डिमांड भी कर सकते हैं। क्या कारण जी, है कि अभी तक इसको लेकर के दलित संगठनों ने, दलित अभियानों ने या जो तमाम दूसरे प्रयास हैं, उसका प्रभाव जमीन में नहीं दिखा? और यहाँ तक कि दलितों का बड़ा वर्ग, मेरा अपना मानना है कि तकरीबन 85 से 90% से भी बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इसकी जानकारी तक नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि दलितों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो सही बात है कि एससी और एसटीपी प्लान का जिलों में, राज्यों में सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उस पैसे को कहीं अन्यत्र खर्च किए जाते हैं, ये सभी को पता है। दिक्कत ये है कि लोगों को पता भी है, पर क्यों नहीं बोलते हैं, इस पे एक सवाल आता है। क्योंकि सरकार के बदलते नियम कहीं न कहीं ये डर का कारण बना हुआ कि कहीं हम सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं तो सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो कहीं ये भी है कि डर है एक बना हुआ कि हम सवाल नहीं उठाएँगे, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं।
और वो सवाल कौन उठा रहा है? वो दलित संगठन ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अन्य से कोई मतलब नहीं है कि SC ST को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए हमें अच्छा, हाँ बताइए। जी, हमें लगता है कि हम सबको मिलके ये सवाल उठाना चाहिए अगर हम दलितों के हित में काम करते हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि एक समय में जब चूंकि आपने सरकार को लेके बातचीत की, खास तौर पे अभी जी पिछले दूसरा टर्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे याद आता है कि 2016 के आसपास शायद तमाम सारे अपने अधिकारों और मुद्दों को लेकर के सबसे पहला जो विरोध सड़क में हुआ वो दलितों ने किया। चाहे आप चेन्नई में अंबेडकर पेरियार सर्किल का मुद्दे की बातचीत करें, फिर वहाँ से FTI पुणे में आप बातचीत करें, वहाँ पे भी दलित छात्रों ने अपने अधिकारों को बहुत मुखरता से उठाया। उसके बाद आप हैदराबाद में रोहित वेमुला कांड सबको मालूम है। फिर महाराष्ट्र में क्या नाम कोरेगांव वाला किस्सा, और उसके बाद सहारनपुर में एक बड़ा दलित असर्शन सामने दिखता है। इस बीच जी, गुजरात में एक बड़ी घटना होती है जिसके कारण गुजरात बहुत वाइब्रेंट हो जाता है और वहां से होता है। इस पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पे एक नया युवा दलित नेतृत्व उभर के सामने आया है, और ये बहुत तेजी से उभरा। आपको इस नए युवा नेतृत्व से क्या उम्मीद जाग रही है? जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग सामने आए हैं, लेकिन जी, अभी जी। उत्तर प्रदेश के स्तर पे उनकी तरफ से कोई बड़ा हस्तक्षेप भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअली अभी चंद्रशेखर रावण के बारे में तो मैं कुछ इस तरह के बयान नहीं दे सकती, क्योंकि उभरते हुए नेतृत्व को हमें सम्मान देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे जो बुजुर्ग कैटेगरी के लोग हैं उनको ये सोचने की जरूरत है कि हमें उन्हें स्पेस क्रिएट करना चाहिए और उनको स्पेस देना चाहिए। ठीक है, तभी वो शायद दलित नेतृत्व कहिए, दलित राजनीति कहिए, वो आगे बढ़ सकता है। तो अभी इस तरह के जो भी नेतृत्व सामने आ रहे हैं, तो उसको मुझे लगता है आगे बढ़ाने की हम लोग का दायित्व होना चाहिए। ठीक है रीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जितने प्रयास हैं वो लगातार जारी रहें, और निश्चित तौर पे आपसे ये पूर्ण रूप से सहमति रखते हैं कि युवा नेतृत्व जिस भी स्थिति में सामने आ रहा है उसको मजबूत करना और उसको और ज़्यादा जी, परिष्कृत करने की जिम्मेदारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो वरिष्ठ पीढ़ी है, उसके उसके ऊपर है, और उसको वो जिम्मेदारी निभानी होगी। तमाम सारे बिल्कुल। दलित मुद्दों पे और महिलाओं के मुद्दों पे हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, और इन तमाम मुद्दों पे हम अपनी समझदारी भी बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के ओ, साथ हम आज की ये बातचीत को समाप्त करते हैं, और आगे हम किसी और कड़ी पे आपको निश्चित तौर पे आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद।